अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा वीडियो लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग बाकायदा तौर पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी केस लॉ सीरीज़, जिसके तहत रोज़ का एक केस लॉ हम लोग कवर किया करेंगे। जो हमारा आज का केस लॉ है, ये स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। इसका टाइटल, इसकी साइटेशन है 2025 लाहौर हाई कोर्ट, पेज नंबर 495। ये केस जो है, ये जो जजमेंट है, ये एक रिपोर्टेड जजमेंट है। रिपोर्टेड जजमेंट ऐसी जजमेंट को कहते हैं जो कि एक बहुत मेजर जजमेंट हो, जिसमें एक मेजर क्वेश्चन ऑफ लॉ ज्यूरी ने डिसाइड किया हो। आप जब भी कोई भी जजमेंट पढ़ें और अगर उस जजमेंट के एट द बॉटम यानी लास्ट में आपको ये वर्ड शो नज़र आए, अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग, तो फिर आप ये समझ जाएँ कि ये एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है और ये आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये एक अहम जजमेंट है। इसमें से कोई भी प्रोपोज़िशनल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जब भी किसी जजमेंट के लास्ट में अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग की वर्डिंग यूज़ होती है, तो वो ये शो करती है कि ये एक मेजर जजमेंट है, एक अहम जजमेंट है। इस केस को स्टार्ट करते हैं। इस केस के अंदर रिस्पेक्टेड ज्यूरीज़ के सामने एक मेजर क्वेश्चन ऑफ लॉ था, और वो ये था कि क्या एक इलेजिटिमेट चाइल्ड इंटाइटल है कि वो अपने बायोलॉजिकल फादर से अपने लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, क्या एक बाप अपने नाजायज़ बच्चे यानी इलेजिटिमेट चाइल्ड को मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए ज़िम्मेदार है, उसे कहा जा सकता है, इसे ड्यूटी बाउंड कर सकती है कोर्ट। तो ये कोर्ट के पास एक अहम क्योरी थी, एक अहम क्वेश्चन था, ये फैक्ट एंड इशू था इस केस के अंदर। इस केस को डिसाइड करने से पहले ज्यूरी ने क्या डिसाइड किया, इसको डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि आप 2 चीज़ों के हवाले से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। नंबर 1 तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि इलेजिटिमेट चाइल्ड और लेजिटिमेट चाइल्ड और बायोलॉजिकल चाइल्ड, इन तीनों टर्म्स के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है। सेकेंडली, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस पॉइंट के हवाले से कि जो इलेजिटिमेट चाइल्ड होता है, उसका अपने फादर की इनहेरिटेंस में कोई राइट है या नहीं। पहले हम लोग इन 2 पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि ज्यूरी ने इस केस के अंदर क्या हेल्ड किया। फर्स्ट क्वेश्चन कि लेजिटिमेट चाइल्ड और बायोलॉजिकल चाइल्ड में क्या डिफरेंस है। तीनों टर्म्स आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं। लाइक बायोलॉजिकल चाइल्ड से मुराद एक ऐसा चाइल्ड है जिसका अपने पेरेंट्स के साथ जेनेटिकल रिलेशनशिप होता है। अब ये जेनेटिकल रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है जब अगर वो मैरिज के नतीजे में पैदा होता है अपने पेरेंट्स के बीच में, या फिर आउटसाइड ऑफ द मैरिज यानी विदाउट वेडलॉक, बगैर शादी के पैदा हो। तो बायोलॉजिकल चाइल्ड बेसिकली ऐसा चाइल्ड जिसका अपने पेरेंट्स के साथ जेनेटिकल रिलेशनशिप हो, और पॉसिबिलिटी है कि वो मैरिज के नतीजे में पैदा हो सकता है और बगैर शादी के नतीजे में भी उसकी बर्थ हो सकती है। यानी आप कह सकते हो कि बायोलॉजिकल चाइल्ड जो है वो लेजिटिमेट भी हो सकता है, लेजिटिमेट भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो शादी के रिलेशन में पैदा हुआ है तो वो लेजिटिमेट है, इट्स अंडरस्टूड। लेकिन अगर वो बगैर शादी के पैदा हुआ है तो फिर वो लेजिटिमेट है, इट इज़ क्लियर। अब आ जाते हैं लेजिटिमेट चाइल्ड की टर्म पे। लेजिटिमेट चाइल्ड बेसिकली ऐसा बेबी, ऐसा चाइल्ड जो कि अपने पेरेंट्स के दरमियान जो लीगल मैरिज हुई उसके नतीजे में पैदा होता है, तो उसे हम कहते हैं लेजिटिमेट चाइल्ड। और इलेजिटिमेट चाइल्ड वो चाइल्ड जो कि अपने पेरेंट्स के बीच बगैर किसी मैरिज रिलेशन के उसकी बर्थ होती है, उसे हम इलेजिटिमेट चाइल्ड कहते हैं। अब इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि बगैर मैरिज के रिलेशन के, इसका मतलब ये कि ये अडल्ट्री यानी फोर्निसेशन या फिर रेप के केसेस के अंदर भी इसकी बर्थ हो सकती है, यानी ज़ला या ज़ला बिल जबर, इन दोनों में से किसी भी केस के अंदर अगर उसकी बगैर अपने पेरेंट्स के द्वारा, बगैर कोई वैलिड मैरिज के रिलेशन के अगर कोई सी बर्थ होती है किसी चाइल्ड की, तो उसे हम इलेजिटिमेट चाइल्ड कहते हैं इन लॉ सेंस, इन लॉ टर्म। अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि बायोलॉजिकल और लेजिटिमेट चाइल्ड बेसिकली क्या है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट ये है कि एक इलेजिटिमेट चाइल्ड का बेसिकली अपने फादर की इनहेरिटेंस में क्या राइट होता है। तो इसके हवाले से जो है, जो आपको लॉ प्रोविजन नोट करने की ज़रूरत है, वो है सेक्शन 73 ऑफ मोहम्मदन लॉ बाय डी.एफ. मुल्ला। इसके अंदर बेसिकली ये प्रिंसिपल हेल्ड किया गया है कि जो इलेजिटिमेट चाइल्ड होता है ना, वो जस्ट बिलोंग करता है उसकी मदर से। मतलब उसका जो है, उसकी खर्चे की ज़िम्मेदारी उसकी माँ सॉरी उसकी इनहेरिटेंस का अगर वो इंटाइटल है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मदर से या मदर साइड रिलेशनशिप से। और अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो वहाँ से भी इंटाइटल उसकी मदर होगी और मदर साइड के रिलेशन होंगे।
वो किसी भी तरह जो है वो अपने बाप से विरासत में हिस्सा नहीं ले सकता, ना ही अपने फादर की जो फादर साइड रिलेशनशिप है उनसे विरासत में, उनकी विरासत में वो हकदार है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लें कि बेशक वो अपनी मदर से एंटाइटल है कि वो अगर उसके नाम, मदर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें से उसकी विरासत वो ले सकता है, हकदार है वो विरासत का। लेकिन अगर उसकी मदर का कोई लेजिटिमेट बेबी है तो वो उसकी उस लेजिटिमेट बेबी से वो विरासत का एंटाइटल नहीं होता। सो ये पॉइंट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब जब आपको ये दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो अब आपके लिए केस को समझना आसान हो जाएगा। तो इस केस के अंदर कोर्ट के पास बेसिकली इशू क्या था, उन्होंने ये देखना था कि भाई ये लेजिटिमेट बेबी है, क्या ये एंटाइटल है कि ये अपने बायोलॉजिकल फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सके। तो कोर्ट के पास ये इशू था, कोर्ट के पास ये था कि भाई देखें, अगर तो ये लेजिटिमेट होता तो सेक्शन 9 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत तो इसका क्लियर कट राइट था कि इसको मिल जानी थी मेंटेनेंस। और अगर ये लेजिटिमेट होता तो फिर उसका विरासत में भी हिस्सा था। लेकिन कोर्ट ये देख रही थी कि भाई देखिए ये तो लेजिटिमेट है और जब इसका विरासत में हिस्सा नहीं है तो क्या हम उस बेस पर ये कयास कर सकते हैं कि इसका ये मेंटेनेंस भी क्लेम नहीं कर सकता। तो कोर्ट ने जब ये देखा तो कोर्ट ने फिर सेक्शन 9 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस को एकदम उस प्रोविजन को मद्देनज़र रखा। उनको उस प्रोविजन को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने ये पॉइंट हेल्ड किया कि भाई सेक्शन 9 जो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का, वो ये कहता है कि हर तरह का चाइल्ड, उसमें चाइल्ड को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ मेंटेनेंस को क्लेम करने के लिए, उसमें ये बता दिया गया है कि एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज फादर। उसका ये राइट है, कानून उसे हक देता है हर बच्चे को, चाहे वो लेजिटिमेट है चाहे वो इलेजिटिमेट है, ये मैटर नहीं करता, इट्स इमटीरियल। उसका ये हक है कि उसका जो वालिद है वो उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। सो इस पॉइंट के ऊपर कि सेक्शन 9 में कोई कैटेगरी स्पेसिफाई नहीं की गई मेंटेनेंस के लिए, लेजिटिमेट और लेजिटिमेसी की, हर तरह के बच्चे का राइट दिया गया है कि भाई वो क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस। तो फिर फादर को कोर्ट ने बाउंड किया कि आप इसे मेंटेनेंस प्रोवाइड करो अपनी बायोलॉजिकल चाइल्ड को, बेशक वो लेजिटिमेट है लेकिन आप उसे मेंटेनेंस प्रोवाइड करो। तो कोर्ट ने ये डिसीजन हेल्ड किया था। फिर अब आप देख सकते हो कि ये केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का है, इसका मतलब इस कोर्ट को केस को ट्रायल कोर्ट पे ये फाइनली डिसाइड ही हुआ। वैसे भी वारी कंट्री में जब तक एक दफ़ा अपील ना कर दे केस के ऊपर तो ला वकीलों का गुजारा है ना क्लाइंट का गुजारा। तो फिर उन्होंने अपील की इस फैसले के ख़िलाफ़, उस केस को चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में। जब ये मैटर गया, क्योंकि वो मेंटेनेंस नहीं देना चाहता था, जो अलेज्ड फादर था वो नहीं देना चाहता था, वो कह रहा था कि भाई मेरी तो ये बेटी है ही नहीं, तो वो केस लेकर गए लाहौर हाई कोर्ट में। अब लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड कर दिया, मतलब उन्होंने कहा कि ये जो फैसला किया ना ट्रायल कोर्ट ने वो बिल्कुल एकदम ठीक है और सही इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की है। बस एक प्रॉब्लम थी इनके फैसले में जो कि फेयर ट्रायल के प्रोसेस को ज़रा अफेक्ट कर रही है, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये तो ठीक है कि चाहे बच्चा इलेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, चाहे बेबी जो भी इसका स्टेटस हो, वो इलेजिटिमेट वाल हो या इलेजिटिमेट वाल हो, ही हैज़ राइट टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज फादर, बायोलॉजिकल फादर उसका राइट है। तो ये तो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक मिस्टेक है उनकी डिसीजन में, वो ये है कि जब पैटर्निटी डिस्प्यूटेड हो और आपके सामने मेंटेनेंस का केस लगा हुआ, तो सबसे पहले कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि वो पैटर्निटी को इस्टेब्लिश करे, मतलब वो ये देखे कि वाक़ई ही जिस पर क्लेम किया जा रहा है वो उस बच्चे का फ़ादर है भी, और उसके बाद जो है वो मेंटेनेंस अलाउ करे। सिर्फ उन्होंने कहा ये आपका फ़ॉल्ट है, अदरवाइज़ आपकी डिसीजन बिल्कुल एक्यूरेट है। और पैटर्निटी किस तरह इस्टेब्लिश की जा सकती है, तो इस्लाम में टोटल 7 रूट्स बताए गए हैं जब जिसके तहत एक चाइल्ड की पैटर्निटी को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। वर्ल्ड बाय वर्ल्ड इनको भी डिस्कस करते हैं। नंबर 1 मूड है थ्रू द मैरिज ऑफ देयर पेरेंट्स ना, यानी बेशक मैरिज वैलिड हो या फासिद हो, अगर तो कोई मैरिज के रिलेशन में एक बेबी की बर्थ होती है बिटवीन देयर पेरेंट्स, तो उसे हम लोग उन्हीं का ही चाइल्ड कंसीडर करते हैं। तो इस तरह जो है वो बच्चे का स्टेटस डिटरमाइन किया जा सकता है। सेकेंडली उसकी पैटर्निटी आप कैसे इस्टेब्लिश की जा सकती है, सेकंड मेथड है जिसके थ्रू उसकी पैटर्निटी या उसका स्टेटस डिटरमाइन किया जा सकता है, वो ये है स्यूबा इंटरकोर्स। अब स्यूबा इंटरकोर्स क्या है? स्यूबा इंटरकोर्स बेसिकली एक ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल रिलेशनशिप है बिटवीन अ मेल एंड फीमेल, जिस सेक्सुअल रिलेशनशिप के ऊपर हद की लाइबिलिटी नहीं लगती, या एक ऐसा सेक्सुअल रिलेशनशिप है कि बिटवीन मेल एंड फीमेल जिसके तहत जो है जो कि ये मिस्टेक क्रिएट किया होता है। मिसाल के तौर पर उन्हें लगता है कि वी आर लीगली स्पाउस ऑफ ईच अदर,
बट वो होते नहीं हैं, उनकी मैरिज फासिद होती है। तो अगर वो इन मिस्टेक के कंसीडर करते हुए उनका ये रिलेशन ऐसा सेक्शुअल इंटरकोर्स हो जाता है, रिलेशन बन जाए, उसके नतीजे में कोई बेबी उसकी बर्थ हो जाए, तो वो भी कंसीडर किया जाता है उसी का जो है जिसका जिसका वो जिस जो उसका बायोलॉजिकल फादर होता है ना, जिसकी वजह से वो उसकी बर्थ हुई होती है, उसको उसका बेबी कंसीडर कर लिया जाता है। द सेकंड थर्ड मेथड है जिसके थ्रू पैटर्निटी एस्टैब्लिश की जा सकती है, वो है बाय एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फादर। मतलब अगर वो खुद ये एडमिट कर ले कि दिस बेबी बिलोंग टू मी, दिस इज़ माई ओन बेबी, वो ये कह दे कि ये तो मेरा ही बेबी है या मेरा चाइल्ड है, तो फिर इस सिचुएशन के अंदर भी पैटर्निटी इस्टेब्लिश हो जाएगी, यानी फादर की एक्नॉलेजमेंट के थ्रू भी पैटर्निटी इस्टेब्लिश हो सकती है। नंबर 4 मेथड है जिसके थ्रू पैटर्निटी इस्टेब्लिश हो सकती है या आप एक चाइल्ड का स्टेटस डिटरमाइन कर सकते हो, वो ये है कि 2 इंडिपेंडेंट मेल फेयर विटनेस जो है वो उनकी टेस्टिमनी के थ्रू, अगर वो गवाही दे दें, यानी 2 गवाह आपके पास हों, मेल विटनेसेस हो, वो ये गवाही दे दें कि ये फ़लाँ बेबी जो है इस फ़लाँ पर्सन का है, तो तब भी एक बच्चे की पैटर्निटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। लगभग 5th मेथड जो है जिसके थ्रू पैटर्निटी इस्टेब्लिश हो सकती है, वो है क्याफ़ा। क्याफ़ा जो है वो एल्शियर टाइप, जब हमारे पास ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे आजकल के टाइम में डीएनए टेस्ट है, लेबोरेटरी टेस्टिंग है, वो नहीं थी, तो उस ज़माने में जैसे अरब ट्राइब के अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी कि कुछ लोग एक्सपर्ट होते थे जो कि एक बच्चे की ट्रेट देख के, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस देख के ये बता देते थे कि ये फ़लाँ पर्सन का है, ये फ़लाँ इसकी लाइनेज है, ये यहाँ से बिलॉन्ग करता है। इसको हम लोग एक एग्ज़ाम्पल से, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो या कहीं भी आप किसी गैदरिंग में जाते हो और आप लोगों को वहाँ नहीं जानते, और कोई लोग आपके जो है वो आपके जो बड़े सिबलिंग्स हैं, एल्डर सिबलिंग्स हैं आपके, उनको जानते होते हैं या आपके पेरेंट्स को जानते होते हैं। वो आपकी ट्रेड से, आपकी आइज़ कलर से, आपके लो भाव से ये अंदाज़ा लगाकर आपसे पूछ ही लेते हैं। आपके साथ हर एक के साथ कभी ना कभी ज़िंदगी में इंसिडेंट हुआ होगा कि किसी ने आपको कहा कि तुम फलाँ के बहन-भाई हो या फलाँ आपका क्या लगता है। तो ये जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो आपके ट्रेड्स को देख के, आपकी फेस एक्सप्रेशन और आपके पेरेंट्स के साथ मैच कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो है वो इंसान का जो है ना 50% डीएनए अपने पेरेंट्स के साथ मैच करता है और इसी तरह 25% डीएनए हमारा हमारे सिबलिंग्स के साथ मैच कर रहा होता है। तो वो डीएनए हमारा सेम ही होता है, तो हमारी ट्रेड्स भी फिर सेम होती है, तो फिर इससे लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो इसी तरह पुराने टाइम में जो है जो अरब ट्राइब में ये सिस्टम था, क्याफ़ा की टेक्नीक यूज़ होती थी, और वो उस टाइम पे ये लोग अंदाज़ा लगा लेते थे एक पर्सन की ट्रेड्स, उसकी कलर अपीयरेंसेस को देखते हुए कि ये पर्सन जो है यहाँ से बिलॉन्ग करता है। जैसे कि मेजॉरिटी टाइम हम लोग ये भी देखते हैं कि कोई एक पर्सन जो है, जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो आजकल का कॉन्सेप्ट है, यहाँ दूसरी स्टडीज़ में अब्रॉड में बच्चे स्टडीज़ करने जाते हैं, वहाँ पर अगर तो उनका कलर ज़रा ब्राउन हो तो वो कह देते हैं कि आप एशियन हो, और अगर किसी का जो है वो येलो टेक्सचर हो और आइज़ जो है स्मॉल हो तो हम कह देते हैं ये चाइनीज़ है, ये कोरियन है। तो ये बेसिकली उस इलाके की ट्रेड्स की बेस पर हम लोग उसकी डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये यहाँ से बिलॉन्ग करता है, इस टेरिटरी से। इसी तरह कुछ बंदों की अपीयरेंस होती है, उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये फलाँ फैमिली से बिलॉन्ग करता है, ये इसके ब्लड रिलेशन होंगे। तो क्याफ़ा की बेसिकली ये टेक्नीक होती थी, और ये क्याफ़ा है, इसके थ्रू जो है वो पैटर्निटी एस्टैब्लिश की जा सकती है। सेकंड लास्ट मोड है जिसके थ्रू पैटर्निटी एस्टैब्लिश की जा सकती है, यू कैन से दैट कि एक बच्चे का स्टेटस डिटरमाइन किया जा सकता है, तो वो ये है कि डीएनए टेस्ट, डीएनए के थ्रू पता चलाया जा सकता है। लास्ट में जो है वो है लेबोरेटरी टेस्टिंग, इसके थ्रू जो है वो पता कराया जा सकता है, इस बच्चे का स्टेटस जो है वो डिटरमाइन किया जा सकता है, पैटर्निटी एस्टैब्लिश की जा सकती है। तो ये हमारे पास केस था 2085 लाहौर हाई कोर्ट 495, जिसमें कोर्ट ने रिस्पेक्टेड ज्यूरी ने हेल्ड किया कि एक बायोलॉजिकल फादर इंटाइटल है कि वो अपने मॉरली तौर पर भी और लीगली तौर पर भी वो इंटाइटल है कि जो भी बेबी उससे बिलोंग करता है, जिसका वो बायोलॉजिकल फादर है, वो इसे मेंटेनेंस प्रोवाइड करे एंड इज इममटीरियल कि वो लेजिटिमेट है या लेजिटिमेट है, वो उसका बायोलॉजिकल फादर है, तो ये उसकी ही ड्यूटी है कि वो उसे मेंटेनेंस प्रोवाइड करे, जैसे वो लेजिटिमेट चाइल्ड को प्रोवाइड करने के लिए ऑब्लाइज है। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।